नमस्कार और सीएससी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम क्यूबा में जो ऊर्जा संकट चल रहा है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे किसी देश के अंदरूनी और बाहरी हालात मिलकर एक बड़े संकट को जन्म दे सकते हैं। अब इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इस संकट का एक मानवीय पहलू भी है। जैसा कि यह कथन साफ साफ बताता है, इस पूरे संकट का जो सबसे गहरा असर है वो वहां के आम लोगों पर, बच्चों पर, माताओं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से। इसमें हम देखेंगे कि फिलहाल वहां संकट क्या है, मतलब वो देशव्यापी ब्लैकआउट जिन्होंने क्यूबा को लगभग बेबस कर दिया है। इस संकट की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा पावर कट नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे नेशनल ग्रिड का ठप हो जाना है। अब आप सोचिए, इसका असर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ रहा है। और ये बिजली कटौती कोई 1-2 घंटे की नहीं है, ये 15 से 40 घंटे या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा लंबी चलती है। मतलब ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही तकलीफदेह हिस्सा बन चुकी है। आलम यह है कि कई बार तो एक ही महीने में कई कई बड़े ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बत्तियां गुल क्यों हुईं? क्या वजह है इसके पीछे? आइए अब हम उन तात्कालिक यानी कि जो टेक्निकल रीजंस हैं उनको समझते हैं, जिनके कारण क्यूबा का पावर ग्रिड बार बार फेल हो रहा है। देखिए, क्यूबा के पावर ग्रिड की कमजोरी के पीछे कुछ मुख्य अंदरूनी कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वहां के ज्यादातर थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत पुराने, मतलब जर्जर हो चुके हैं। दूसरा, उनके नियमित रखरखाव के लिए जो संसाधन चाहिए उनकी कमी है। और सबसे अहम बात, देश बाहर से आने वाले ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और फिलहाल ईंधन की भारी कमी चल रही है। और हाँ, ये समस्याएं कोई रातों रात पैदा नहीं हुई हैं, ये कई सालों से चली आ रही थीं। ये आंकड़ा देखिए, ये हालात की गंभीरता को दिखाता है। यहाँ के कई पावर प्लांट 40 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये एक नंबर ही देश के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोर और पुरानी हालत को साफ साफ उजागर करता है, जो इस संकट का एक बहुत बड़ा और बुनियादी कारण है। अच्छा, अब तक तो हम बात कर रहे थे अंदरूनी मसलों की। अब अपना ध्यान बाहरी कारकों की ओर ले जाते हैं। देखिए, क्यूबा की जो अंदरूनी कमजोरियां थी उनको दशकों से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंधों ने और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ये जो बाहरी दबाव है, ये इस संकट की पहेली का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। अमेरिकी प्रतिबंधों का इतिहास काफी लंबा और उलझा हुआ है। इनकी शुरुआत हुई थी 1959 में, क्यूबा की क्रांति के ठीक बाद। फिर कोल्ड वॉर के दौरान इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया गया और लगभग हर तरह के व्यापार पर रोक लगा दी गई। लेकिन हाल के सालों में इन प्रतिबंधों को और भी सख्त कर दिया गया है और इनका सीधा निशाना क्यूबा की ईंधन सप्लाई को रोकना बन गया है। परीक्षा के नजरिए से आर्थिक प्रतिबंध या इकोनॉमिक सैंक्शन शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई एक देश अपनी विदेश नीति या सुरक्षा कारणों से किसी दूसरे देश के साथ सामान्य व्यापार और वित्तीय संबंध तोड़ देता है। ये किसी भी सरकार पर अपनी नीतियां बदलने के लिए दबाव बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल होता है। आज के समय में क्यूबा के खिलाफ ये नाकाबंदी एक ईंधन नाकाबंदी जैसी बन गई है। इन प्रतिबंधों ने वेनेजुएला से आने वाले तेल की सप्लाई लाइन को काट दिया, जो क्यूबा के लिए एक तरह से आर्थिक जीवन रेखा थी। साथ ही अमेरिका ने दूसरे देशों और शिपिंग कंपनियों पर भी दबाव डाला जो क्यूबा को तेल दे सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि ईंधन की खेप बस नाम मात्र की रह गई। अब हम ये देखेंगे कि इस ऊर्जा संकट का असर कैसे क्यूबा के समाज के हर पहलू पर पड़ रहा है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक समस्या गिरती है और अपने साथ कई और विनाशकारी समस्याओं को गिराती चली जाती है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये डोमिनो इफेक्ट असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है? पावर ग्रिड फेल होता है। उसके तुरंत बाद पानी के पंप बंद हो जाते हैं, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की सप्लाई रुक जाती है। फिर सैनिटेशन सिस्टम फेल हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़े खतरे पैदा होते हैं। बिना फ्रिज के खाना खराब होने लगता है और आखिर में अस्पताल जैसी जरूरी मेडिकल सेवाएं और कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। यह एक स्थानीय निवासी की बात है, जो पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों के संघर्ष को बड़े ही मार्मिक ढंग से बताती हैं। वो कहती हैं, मैं 58 साल की महिला हूं और अब मुझ में इतनी मेहनत करने की उम्र नहीं रही। मुझे खुद ही पानी ढोना पड़ता है। ये बात दिखाती है कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल संकट आम लोगों की रोज की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
इसके जो व्यापक सामाजिक प्रभाव हैं वो भी बहुत विनाशकारी हैं। खाने पीने की असुरक्षा बढ़ रही है, पहले से ही कमज़ोर हेल्थकेयर सिस्टम पर भारी दबाव है और कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़े हैं। टूरिज्म, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। और इन सब के कारण देश के अंदर लोगों में निराशा और हताशा बढ़ रही है और कभी-कभी तो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, जो वहाँ बहुत कम होते हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि क्यूबा का संकट किसी एक मुद्दे का नतीजा नहीं है, बल्कि ये कई अंदरूनी और बाहरी कारकों के एक जटिल मेलजोल का परिणाम है। परीक्षा की तैयारी के लिए ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संकट के पीछे के दोहरे कारकों को बिल्कुल साफ-साफ बताती है। एक तरफ हैं आंतरिक कारक, जैसे कि पुराना और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और सालों का आर्थिक कुप्रबंधन, और दूसरी तरफ है बाहरी कारक, जैसे दशकों से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंध और हाल ही में हुई लक्षित ईंधन नाकाबंदी। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, ये केस स्टडी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंधों का असर और किसी राज्य की नाजुक हालत जैसे विषयों पर एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे अंदरूनी कमजोरियां और बाहरी दबाव मिलकर एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर सकते हैं। ये विश्लेषण परीक्षा में उत्तर लिखने में निश्चित रूप से सहायक होगा। इस विश्लेषण को हम एक विचार करने वाले प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे। किसी भी देश के संकट में अंदरूनी और बाहरी कारकों की असल भूमिका क्या होती है? इस पर सोचिएगा और इन कॉन्सेप्ट्स को दूसरी जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर भी लागू करने की कोशिश कीजिएगा। CSC कैंपस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।